जो हम लोग लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए यहाँ पे क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स का वायरल क्वेश्चन जो आप सभी का एग्जाम्स है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, उसी का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक सारे देखना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए वायरल है बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 वालों के लिए दोस्तों। यहाँ पे मैथमेटिक्स का गणित का 18 फरवरी को जिसका भी एग्जाम्स है उस सभी के लिए, चाहे प्रथम पाली में और द्वितीय पाली दोनों छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को अंत तक सारे देखना, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अंत तक सारे देखना, एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे छपने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम देखिए बच्चों, सेक्शन ए की अगर बात करेंगे हम लोग तो सेक्शन ए में आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 1 से लेकर 100 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से एक सही होगा, ठीक है। किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है और अपने द्वारा चुने गए सभी विकल्पों को OMR शीट पर आप लोग को चिन्हित करना है, ठीक है। टोटल आप लोग को 50 नंबर के रहेंगे, 50 गुने 1। चलिए हम लोग यहाँ पे बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है बच्चे कि 92/115 का सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब होता है बच्चे सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं हो। जैसे यहाँ पे देखो 92 और 115 में क्या क्या कॉमन है, सबसे पहले तो इसको देखेंगे हम लोग। जो कॉमन नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए बच्चे, कॉमन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसको अगर कटाएंगे तो हम लोग तो 23 से बार में कटेगा तो 23 चौके 94, सॉरी 23 चौके 92 और 23 पंचे क्या हो गया 115, मतलब 4/5। ये 4/5 से यहाँ पे क्या हो गया, भिन्न हो गया ये, और ये सरलतम रूप हो गया। क्या हो गया बच्चे, ये सरलतम रूप। और इसमें देखो कि कोई भी कॉमन नहीं है। क्या है, कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 92 और 115 में था ना, यहाँ पे 23 कॉमन था। 92 को अगर 23 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और 115 में अगर 5 से भाग देंगे तो 23 आएगा। तो 23 दोनों में क्या था, कॉमन था बच्चे, क्या था, कॉमन था। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 4/5। ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न हमारे पास है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच कभी भी पूछा जाएगा आप लोगों से अधिकतम परिमेय संख्या, तो अधिकतम जो कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अनंत। जैसे 3 और 5 के बीच में कितना होगा, तो जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। 3.1 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है। इसी तरीके से अनलिमिटेड हो जाएगा, मतलब अनंत परिमेय संख्या हो सकती है बच्चे, ठीक है। तो 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगी, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या है बच्चे, दशमलव प्रसार शांत होने की अगर बात हो रही है तो किसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर कोई भी संख्या P/Q के रूप का हो, ठीक है, और Q का मान जो होगा अंश और हर में Q का मान 2 और 5 के रूप का है, 2 और 5 के रूप के अलावा कोई भी नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, शांत बोलते हैं। ये शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है, ठीक है ना। तो अगर P/Q के रूप में हो और Q का वैल्यू जो है 2 और 5 के रूप में। और एक और बात बच्चे, P और Q में कोई भी गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, ठीक है। अब देखो 7/88, तो ये 8 गुने 11 हो जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 11 आ गया बच्चे। 210 में देखो 7 आ गया, तो ये भी आपका नहीं होगा दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत। अब देखो 110 में भी क्या हो गया आपको, देखो बच्चे 2 और 11 गुने 5, मतलब 11 पच्चे 55 दूना 11 दूना 22 पंचे 110, तो ये भी आपका शांत नहीं होगा। लेकिन ये हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बच्चे, देखो यहाँ पे 1600 में सिर्फ और सिर्फ 40 गुने 40, ठीक है, इसको लिखेंगे 40 गुने 40। अब देखो 40 में क्या आता है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आता है बच्चे, 5 दूनी 10 चौके 40, और इसमें भी क्या होगा 2 गुने 5 गुने 4। तो 2 और 5 के 2 और 4 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 के पावर हम लोग इसको 3 लिख सकते हैं और 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। तो जब दशमलव प्रसार इसको बोलते हैं हम लोग बच्चे शांत, जिसमें P/Q के रूप में कोई भी संख्या हो, लेकिन Q का मान जो होगा, Q का जो गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड, वो 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या आ गया तो वो अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, और सिर्फ 2 और 5 आ गया तो वो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, ठीक है बच्चे। ध्यान रखना है आप लोग को, 3 का यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, पूछा जाता है ये प्रश्न बच्चे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि बहुपद dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं जैसे ax² होता है बच्चे bx + c = 0, ठीक है। अगर इसमें से आप लोगों को शून्यकों का योगफल पूछा जाता है अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a, मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है, इसका शून्यक है, ठीक है। क्या बच्चे, शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। क्या होता है, c/a। अब इक्वेशन दिया गया हम लोगों से यहाँ पे ये वाला बहुपद dy² प्लस में by + a, मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है, इसका मतलब गुणनफल है, शून्यक है बच्चे। अल्फा और बीटा क्या है, इसका शून्यक है। तो हम लोगों से पूछा गया शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा पूछा गया, तो होता है c/a। c के जगह पे यहाँ पे क्या है बच्चे, a है, और a के जगह पे d है, तो यहाँ पे a/d जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a/d। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है कि √18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा।
देखिए बच्चे, परिमेयकरण गुणांक का मतलब याद रखना है, रेशनलाइजिंग फैक्टर √18, और हमेशा पूछा जाएगा उसी का जो पहले से परिमेय संख्या होगी। ये √18 क्या है बच्चे? ये एक अपरिमेय संख्या। ये क्या है बच्चे? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या को हम लोग को परिमेय संख्या बनाना है। क्या बनाना है बच्चे? परिमेय संख्या बनाना है। क्या बनाना है? परिमेय संख्या। ठीक है ना। अपरिमेय संख्या को हम लोग को क्या बनाना है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बनाना है। ठीक है, तो इसका परिमेयकरण गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगी? तो परिमेयकरण संख्या बनाने के लिए हम लोग को कितना से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा बच्चे? तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? √2। क्या हो जाएगा? √2। तो √18 गुने √2 तो ये √36 हो जाएगा, जो इसको 6 के बराबर में यहाँ पे हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? 6 के बराबर में। ठीक है, तो ये तो √2 हो गया इसका परिमेयकरण गुणांक। लेकिन जब आप लोग को नहीं पता हो, मतलब हो कैसे निकालना है बच्चे, इसको देखो ध्यान से देखना है। 18 का क्या करना है आप लोगों को? गुणनखंड निकाल लेनी है। ठीक है, तो 2 में 18 हो जाएगा ये, फिर 3 और यहाँ पे 3, जिसका जोड़ा लगता है बच्चे, देखो 3 का जोड़ा लग गया, 2 गुने 3 के पावर स्क्वायर। ठीक है ना, जिसका जोड़ा लगता है उसको छोड़ देना है, जिसमें जोड़ा नहीं लगता है इसका मतलब इसका हमको परिमेयकरण गुणांक निकालना है। ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। तो 2 गुने यहाँ पे 2, ठीक है, एक √2, फिर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जोड़ा लग जाएगा। ठीक है, एक और √2 की हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप और भी एग्जाम्पल अगर देखोगे बच्चे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे √24 का आप लोग निकाल सकते हो। √24 का देखो क्या होगा? परिमेयकरण गुणांक। ठीक है, तो √24 का अगर हम लोग निकालते हैं बच्चे, देखो यहाँ पे गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 2 12। ठीक है, फिर 2 यहाँ पे 6, फिर 2 और यहाँ पे 3। अब देखो बच्चे यहाँ पे 2 का यहाँ पे स्क्वायर लग गया, जिसको देखो स्क्वायर लगाते जाना है। ठीक है, जिसका स्क्वायर लग रहा है तो 2 स्क्वायर, फिर 1 2 बच गया और 1 3 बच गया। तो जिसका स्क्वायर लगा है उसको तो छोड़ देंगे बच्चे। ठीक है, जिसका स्क्वायर नहीं लगा, जैसे यहाँ पे 2 और 3 को स्क्वायर नहीं लगे तो इसको गुना कर देंगे और रूट में डाल देंगे। क्या देंगे? √6। मतलब इसका जो परिमेयकरण गुणांक होगा √6 होगा बच्चे। ठीक है, ध्यान में रखनी है बच्चे इस तरह के बात को। अगला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करेंगे कौन सा होगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है बच्चे, देखो याद रखना है, 2 से स्टार्ट होती है, 3 5 7 11 इसी तरीके से इनफाइनाइट तक होती है। ये क्या हो गया? ये आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? अभाज्य संख्या कहलाता है ये सारे। ठीक है ना, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर बोला जाएगा बच्चे, तो सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या है वो 4 है। क्या है? 4 है भाज्य संख्या। ठीक है, विषम संख्या की अगर बात करेंगे, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सम संख्या कितना हो जाएगा? सबसे छोटी सम संख्या तो वो 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला है यदि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो बच्चे, तो यहाँ पे क्या होगा? ध्यान रखना हमेशा कि a बराबर अगर BQ प्लस R है, ठीक है, और a और b धनात्मक पूर्णांक है, मतलब 0 से बड़ा है बच्चे। ठीक है, निगेटिव में नहीं है। ठीक है ना, a और b क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो r का जो वैल्यू होगा वो हमेशा याद रखना बच्चे, r का वैल्यू वो 0 से तो छोटा होगा नहीं, 0 से अगर छोटा होगा नहीं, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं बच्चे। और r का जो वैल्यू होगा ना बच्चे, ये याद रख। देखो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चे, देखो भाज्य बराबर होता है भाजक, ठीक है, गुण्य भागफल प्लस होता है बच्चे आपका शेषफल, जिसको हम लोग r से निरूपित करते हैं। ठीक है, देखो भाजक जो है कभी भी शेषफल से बड़ा होगा, हमेशा होगा बड़ा, छोटा तो कभी नहीं होगा बच्चे। भाजक जो है वो शेषफल से कभी छोटा नहीं होगा। ठीक है बच्चे, तो याद रखना है यहाँ पे देखो a बराबर BQ प्लस R। ठीक है ना, ये होता है शेष आपका, ये होता है आपका भाजक। तो भाजक जो है हमेशा शेषफल से क्या होगा? बड़ा होता है। क्या होता है बच्चे? बड़ा। इसका मतलब b जो होगा वो क्या होगा? R से बड़ा होगा। ठीक है, b जो होगा R से बड़ा होगा। तो देखो इसमें है लगा हुआ, तो ये हो जाएगा R जो है लेस देन आपका b होगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात थी। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है बच्चे। परिमेय संख्या की अगर बात करेंगे तो ये तो अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया, ये जो है परिमेय हो गया। देखो 6√5 है बट्टा में √5 है, तो √5 से √5 गया तो बच्चे 6, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। अगला देखते हैं कि द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक क्या होंगे। देखो सभी जगह पॉजिटिव साइन है ना, क्या है? पॉजिटिव साइन है सभी जगह, तो दोनों क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, याद नहीं तो अगर आपको निकालना है तो निकाल भी सकते हो। देखो निकाल के बता देता रहूँ, x² प्लस 12x प्लस 35 है,
इसको हल करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x लिख सकते हैं प्लस 35, क्योंकि हम लोग इसको तोड़ेंगे ना 12x को 2 टर्म में, ताकि 35x² आ जाए। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 आ जाएगा ये, फिर प्लस 5 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 7। एक बार x प्लस 5, एक बार x प्लस 7, और शून्य को बोला तो बराबर 0 कर दो, तो x प्लस 5 बराबर 0 एक बार x प्लस 7 बराबर 0, x बराबर -5 आ गया और x बराबर -7 आ गया। देखो दोनों क्या आ गया, निगेटिव आ गया, इसलिए हम लोग दोनों ऋणात्मक बोले। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? ये तो 11 आ गया, इसका 14 आ गया, इसका 17 आ गया, इसका तो 3√3 आ गया। इसका मतलब बच्चे यही क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। जिसका हम लोग पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। अगला है प्रश्न हमारे पास कि बहुपद 5y² - 25 के शून्यक क्या है। देखो शून्यक की अगर बात करेंगे तो 5y² - 25 शून्यक बराबर 0। जब भी शून्यक बोला जाएगा तो 0 कर देना है। यहाँ से देखो 5y² को इस साइड लेकर जाएंगे -25 को, तो ये हो जाएगा 25, 5 से आगे कट जाएगा तो 5 है 25, तो y² बराबर 5। इस स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफर करेंगे बच्चे तो y बराबर +- √5 आ जाएगा। एक बार +√5, एक बार -√5, एक बार +√5, एक बार -√5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो अगला है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 हो तो द्विघाती बहुपद क्या होगा। बहुत ही सिंपल है बच्चे, आप लोग को पता होनी चाहिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या अल्फा प्लस बीटा है, तो ये शून्यकों का ये योगफल है। क्या है बच्चे, ये शून्यकों का योगफल। ये मैं आप लोग को शून्यकों का योगफल ये क्या निकालना सिखाया है, द्विघात बहुपद या फिर द्विघात समीकरण। और ये क्या है बच्चे, शून्यकों का गुणनफल। जब आप लोग को सिर्फ और सिर्फ शून्यक दे दिए जाएंगे तब आप लोग को बोला जाएगा कि इसका इक्वेशन बताइए, इसका बहुपद बताइए। तो बहुत ही सिंपल है, x², ठीक है, x² माइनस लगाना है अल्फा प्लस बीटा, क्या बोला है, शून्यकों का योग 3 है ना, शून्यकों का योग क्या है 3, तो x² - 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्या है -40, तो -40 लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सा हल कर दो तो ये हो जाएगा x² - 3x - 40। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा बच्चे, ए। अगला है कि युग समीकरण कितने, ये क्या हल है। तो इसको तो हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण है बच्चे, इसको ध्यान रखना है। इसका देखो a1 a2, ये हो गया a1 a2, ये हो गया a1 b1 c1, ये हो जाएगा a2 b2 और ये हो गया c2। ठीक है, तो हम देखो a1 बटा में a2 निकालते हैं तो ये 1 बटा में 2 कोफिशिएंट का मान लिखते हैं बराबर 2 बटा में 4 बराबर 4 बटा में 8। देखो ये इक्वल हो गया बच्चे, ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्या हो गया, ये इक्वल हो गया, सभी जगह क्या हो गया, इक्वल। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अनगिनत हल हो जाएंगे। कितने, अनगिनत हल इसको। अगला प्रश्न हमारे पास कि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। देखो शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब समझ में आ रही है बड़े। देखो x² प्लस ax माइनस b के शून्यक मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा है। इसका शून्यक क्या है बच्चे, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा। लेकिन बोला गया है कि शून्यक जो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब अगर पहला अल्फ़ा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/α। ठीक है, क्या है, व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, अगर कोई एक अल्फ़ा है ना तो दूसरा क्या है 1/α, इसी का व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा। अब हम लोग को b का मान पूछा गया, मतलब ये वाला मान हम लोगों से पूछा गया b का वैल्यू क्या होगा। तो b किस टर्म में आता है बच्चे, ये मल्टीप्लाई में, शून्यकों का गुणनफल में। तो हम लोग जानते हैं शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। क्या होता है, c/a। तो पहला तो ये अल्फ़ा है आपका और ये आपका क्या है, बीटा है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा बीटा के जगह पे 1/α बराबर c के जगह पे -b और a के जगह पे 1, कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो अल्फ़ा से अल्फ़ा गया, -b बराबर क्या हो जाएगा 1। हम लोगों से पूछा गया है प्लस b का मान, तो b बराबर इधर माइनस करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b बराबर -1। सही उत्तर -1 हो जाएगा। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। देखिए बच्चे, अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होती है। कितनी होती है, अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है, अर्धवृत्त का कोण। ठीक है, कितना होता है बच्चे, अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a का मान नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं है। यदि अगर वास्तविक मूल नहीं है बच्चे, इसका मतलब अवास्तविक है। वास्तविक मूल नहीं होने का मतलब क्या है, अवास्तविक है, मतलब अनरियल है बच्चे।
ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर, डी का जो देखो 3 टर्म होता है, डी बराबर 0, एक डी से बड़ा एक डी से छोटा, ये होता है बराबर मूल और वास्तविक, ये होता है भिन्न समान, मतलब मूल वास्तविक लेकिन मूल जो होगा भिन्न भिन्न होगा, ठीक है ना। और ये होता है अवास्तविक, क्या होता है बच्चे, अवास्तविक, अवास्तविक। और डी का जो वैल्यू है वही है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से जब छोटा हो जाएगा ना तो ये वास्तविक मूल नहीं कहलाएगा, क्या होगा, वास्तविक मूल नहीं कहलाएगा, इसलिए 16 का डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 17 देखते हैं कि अल्फ़ा और बीटा समीकरण इतना के मूल है तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है बच्चे, ध्यान रखनी है वाली बात यहाँ पे ये है। देखो इसका मान पहले निकालो, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस में b/a, तो माइनस पहले से है -1 यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1, और b a के जगह पे 2 है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1/2, क्या हो जाएगा ये 1/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं तो ये हो जाएगा -6, ये होता है आपका c/a, क्या होता है बच्चे ये c/a, c के जगह पे -6 और a के जगह पे 2 -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/α प्लस 1/बीटा हम लोगों से पूछा गया, तो बस इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा गया बीटा, प्लस बीटा से बीटा गया, ऊपर में अल्फ़ा बचेगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, तो a से a चला जाएगा तो -b/c, माइनस b के जगह पे क्या है आपका -1, और c के जगह पे 6 है, क्या है 6, -6, तो हो जाएगा -1/6, सॉरी हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचा में -6, तो हो जाएगा -1/6। देखो इस विधि से भी निकाल सकते हो और इस विधि से भी निकाल सकते हो बच्चे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना निकला हम लोगों से 1/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना -3, जब इसको हल करोगे तो -1/6 ये भी आएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये काफ़ी शानदार प्रश्न था बच्चे, ध्यान रखने वाली बात थी, ठीक है। इसमें अगला देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा 21वां पद है, बोला गया है कोई समांतर श्रेणी है कि 21वां पद इसका बताओ। तो हम लोग जानते हैं Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही वाला फार्मूला होता है बच्चे। हमको निकालना क्या है, देखो हमको निकालना है यहाँ पे a का मान है -3, d का वैल्यू निकालते हैं 4 में से घटाना है पहला पद को, दूसरा पद में से पहला पद ये 7 हो जाएगा, n का वैल्यू 21 है, तो हम लोगों से t21 का वैल्यू पूछा गया है, तो t21 का मान होगा a का मान -3 प्लस n-1, तो ये हो जाएगा 21 - 1 इंटू डी के मान 7 है, -3 प्लस 20 × 7, 20 × 7 140 माइनस 137, क्या हो जाएगा 137। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, डी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, देखो द्विघात समीकरण बोला गया है ना, तो ये तो द्विघात समीकरण होगा नहीं क्योंकि रूट अंडर आ गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x के पावर 4 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा बच्चे क्योंकि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखो x² कौन सा द्विघात समीकरण है ना बोला गया है, हाँ, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x बराबर x², ठीक है। जब इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा x³ हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा बच्चे क्योंकि देखो x³ है और x³ एक बार इसका हो जाएगा तो x³ से x³ कट जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए x² सिर्फ बचेगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण होगा, ये क्या होगा 19 का ए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था बच्चे, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना था कि कौन सा द्विघात समीकरण यहाँ पे है। अगला है कि समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद 0 है, ठीक है। ए का वैल्यू पता है 80, डी का वैल्यू निकाल सकते हैं 76 में से 80 जाएगा -4, कौन सा पद मतलब Tn का वैल्यू हम लोगों को 0 पता है तो n का वैल्यू निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी वाले फार्मूला से, ठीक है। Tn का वैल्यू 0 है बच्चे, Tn का वैल्यू क्या है 0 है, a का वैल्यू यहाँ पे 80 है प्लस, तो n का वैल्यू हम लोगों को निकालना है तो n-1, डी का वैल्यू हम लोगों को से -4 पता चल गया, ठीक है। देखो इस 80 को इस साइड लेकर तो -80, और देखो यहाँ से हल करोगे तो n-1 इंटू में आ जाएगा ये -4, तो -4 को इस साइड लेकर आओगे तो -80 बटा में -4 हो जाएगा, ये -80 बटा में क्या हो जाएगा बच्चे -4 बराबर n-1, तो ये कट जाएगा,
20, एन का वैल्यू हो जाएगा 20 + 1 21, मतलब 21वां पद जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 21वां पद 0 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास बच्चे कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्वंतर होगा। देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोग को यहाँ पे बता रहे हैं, एग्जाम्स में आप लोग को हूबहू यहाँ से कई सारे प्रश्न होंगे। ठीक है, तो अंत तक सारे देखते रहना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊँगा। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सार्वंतर कितना होगा। तो सिर्फ और सिर्फ देखो समांतर श्रेणी का सामान्य पद दिया गया है ना, 6 - क्या है 4n है, एन का वैल्यू 1 रखो, 6 - 4 × 1 तो हो जाएगा 2, एन का वैल्यू 2 रखोगे तो हो जाएगा 6 - 4 × 2 तो हो जाएगा कितना बच्चे, -2, कितना हो जाएगा -2। तो सार्वंतर ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। तो हम लोग जानते हैं बच्चे डी निकालते हैं सार्वंतर कैसे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो -2 में से -2 घटाएंगे तो हो जाएगा -4। क्या हो जाएगा, -4। ऑप्शन नंबर आपको सी कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी कौन सा है, ठीक है, ये तो नहीं होगा बच्चे क्योंकि ये जीपी हो जाएगा। ठीक है ना, गुणात्तर श्रेणी हो जाएगा ये। अब ये देखते हैं, ये भी आपका नहीं है क्योंकि एक बार देखो माइनस में है, एक बार प्लस में है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ये होगा क्या बच्चे, देखो इसमें अगर 2 का अंतर है तो यहाँ पे 6 का अंतर है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो 18 का अंतर, ये भी आपका नहीं होगा। होगा कौन सा, तो ये होगा। कैसे होगा देख लो, 1/2 -3/2 कितना होगा, ये माइनस में 2/2, ये -1 होगा सार्वंतर। फिर देखते हैं -1/2 में -1/2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2/2, ये हो जाएगा देखो -1, मतलब सार्वंतर सेम आ रहा बच्चे। तो यही क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। मूल बिंदु के नियामक बताओ, मूल बिंदु किसको बोलते हैं हम लोग बच्चे, एक्स और y को, जहाँ पे 0,0 होता है, एक्स और y को कटान बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अगला है यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है PQR के। ठीक है, तो देखो QR/BC, देखो QR/BC, यहाँ पे देखो QR/BC दिया है ना बच्चे, QR/BC। ठीक है, यहाँ पे QR ऊपर में है और BC नीचे में है, यहाँ भी देखो QR ऊपर में है और BC नीचे में है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, QR/BC का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है बच्चे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2/3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4/9। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे देखो QR/BC दिया गया है ना, और यहीं पे अगर उल्टा पूछ देता है आप लोगों से त्रिभुज ABC बटा में त्रिभुज PQR का मान, मतलब एरिया पूछ देता है यहाँ से, एरिया दोनों का, तब ये उल्टा हो जाता है, BC ऊपर में आ जाता और QR क्या आ जाता, नीचे में आ जाता। ठीक है, तब इसका स्क्वायर करते तो 9/4 आता, क्योंकि देखो दोनों ऑप्शंस में दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात हो जाती है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे कि दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। x का मान मतलब इसका वैल्यू हम लोगों से पूछा गया, x का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान पूछा गया बच्चे। देखो 60 त्रिभुज का तीनों कोनों मिला के कितना 180 डिग्री, 60 50 110, तो ये बचेगा कितना 70। ये 70 है, अगर ये 70 है ना बच्चे तो ये कितना होगा 110, ये कितना होगा 110, क्योंकि ये एक लाइन पे जो कोई भी बनाता है 180 डिग्री बनाता है। जब ये 70 है बच्चे तो ये क्या होगा 70 होगा। क्या होगा ये 70 होगा ना, क्योंकि ये अगर 110 है बच्चे, ये अगर 110 है ना तो ये भी क्या होगा 70 होगा, और ये 70 है तो ये क्या होगा 110 होगा। ठीक है, ये भी 70 होगा, ध्यान रखने वाली बात थी। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 25 तक प्रश्न किए हैं। इसके आगे के प्रश्न हम लोग देखो, टोटल 100 क्वेश्चन है मेरे पास। टोटल कितने हैं बच्चे 100 क्वेश्चन है। बहुत ही जल्द हम लोग यहाँ पे 26 से आगे क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोग को देने वाला हूँ। वायरल टाइप क्वेश्चन है बच्चे, जो आप सभी के एग्जाम्स में लगातार यहाँ से कई बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, जितने भी वीडियोज़ मैं आप लोग के लेकर आऊँगा। बने रहना बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बच्चे आप लोगों को मिलते रहेंगे। और भी सब्जेक्ट का लेना है तो कमेंट जरूर फटाफट कर देना, ताकि आप लोग को और भी सब्जेक्ट का यहाँ पे मैं बता सकूँ। ठीक है, बाय बाय सभी को। तैयारी आप लोग करते रहिए मन लगा के, काफ़ी कम समय बचा है आप लोग के एग्जाम्स में।